Hello students, welcome to the official YouTube channel of SSCM College Mandalgarh. I am Anjali Agarwal, Assistant Professor of Economics and Financial Management. हमारा आज का वीडियो है विनिमय साध्य विलेखों के भुगतान से संबंधित फोर्थ वीडियो है। इसका फर्स्ट टॉपिक है आपका बैंक को विनिमय साध्य विलेखों के भुगतान से मना करने या रोकने के क्या अधिकार या परिस्थितियां हैं। कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हो सकती है जिसमें बैंक विनिमय साध्य विलेखों के भुगतान से मना कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे ग्राहक की मृत्यु हो जाने पर, ग्राहक के दिवालिया घोषित हो जाने पर। तो ऐसी अग्रलिखित परिस्थितियां हैं जिनका अध्ययन हम 1 बाय 1 करेंगे। जैसे फर्स्ट है आपका ग्राहक की मृत्यु होने पर। ग्राहक की मृत्यु की सूचना मिलते ही उसके द्वारा जो पूर्व लिखित जितने भी चेक या विनिमय साध्य विलेख जारी किए गए हैं वह सभी प्रभाव शून्य हो जाते हैं। तो बैंक को इसकी सूचना मिलते ही बैंक इन सभी भुगतानों को रोक देता है और जब तक कि जिस ग्राहक की मृत्यु हुई है उसका उत्तराधिकारी घोषित नहीं हो जाता और वह जब तक उत्तराधिकार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता, बैंक मृतक के खाते का संचालन पूर्णतया बंद कर देता है। यदि ग्राहक के खाते के संचालन उसके द्वारा नियुक्त किसी प्रतिनिधि द्वारा किया जा रहा है तो एजेंट की मृत्यु के कारण ग्राहक के चेकों का भुगतान बैंकर को रोकने का अधिकार नहीं है। इसका क्या आशय है कि यदि किसी खाते का संचालन ग्राहक के स्थान पर उसके एजेंट द्वारा किया जा रहा है और एजेंट की मृत्यु हो जाती है तो बैंक उस स्थिति में ग्राहक के खाते का संचालन बंद नहीं कर सकता, क्योंकि एजेंट क्या है, ग्राहक का एक प्रतिनिधि मात्र है। असली चेकों के भुगतान बैंक, असली जो ग्राहक है उसकी मृत्यु नहीं तो असली ग्राहक के चेकों का भुगतान बैंक की वैधानिक जिम्मेदारी है। तो ग्राहक की मृत्यु होने पर आहरित चेकों के भुगतान को तुरंत रोक देना चाहिए, उसका आदेश प्रभाव शून्य हो जाता है। अतः उसके उत्तराधिकारी द्वारा न्यायालय में उत्तराधिकार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही बैंक को मृत खाते का संचालन प्रारंभ करना चाहिए। और यदि एजेंट द्वारा किया जा रहा है और एजेंट की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में ग्राहक के खाते का संचालन बंद नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका ग्राहक का दिवालिया घोषित हो जाने पर। यदि ग्राहक को इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया है तो न्यायालय द्वारा जब दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो उसकी समस्त संपत्तियां और अस्थियां दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत सरकार द्वारा नियुक्त प्रापक जो रिसीवर होता है उसके अधिकार में चली जाती है। अतः बैंकर को ऐसे ग्राहक के दिवालिया घोषित होने की प्रार्थना पत्र की सूचना मिलते ही चेकों का भुगतान रोकने का अधिकार मिल जाता है। केवल सरकार द्वारा चेक जारी किए जा सकते हैं जिनका भुगतान करने के लिए बैंकर उत्तरदायी है। नेक्स्ट है ग्राहक का पागल हो जाना अथवा अस्वस्थ मस्तिष्क का हो जाना। यदि कोई ग्राहक पागल हो जाता है या अस्वस्थ मस्तिष्क का उसको घोषित कर दिया जाता है तो इसकी सूचना मिलते ही ग्राहक को बैंक को उस खाते का संचालन बंद कर देना चाहिए। जब ग्राहक सक्षम न्यायालय द्वारा पागल घोषित कर दिया जाता है और पागलपन की न्यायालय द्वारा घोषणा की सूचना मिलते ही इसके बाद प्राप्त सब चेकों एवं विनिमय साध्य विलेखों के भुगतान को रोकने का बैंकर को वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट है गार्निशी ऑर्डर, कुर्की आदेश। कुर्की आदेश भी न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है जब किसी लेनदार की प्रार्थना पर न्यायालय द्वारा किसी ग्राहक विशेष के बैंक खाते पर भुगतान करने पर कुर्की आदेश जारी कर दिया जाता है तो बैंकर को सामान्यतः ग्राहक के कुर्की आदेश की प्राप्ति के बाद भुगतान मना करने का अधिकार मिल जाता है। नेक्स्ट है न्यास भंग। यदि कोई ग्राहक किसी ट्रस्ट खाते का संचालन कर रहा है, यानी किसी ट्रस्ट का खाता है, उन खाते का संचालन किसी एक व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है जो ट्रस्ट द्वारा नामित किया गया है। अब यदि बैंक को लगता है कि ट्रस्ट के धन का दुरुपयोग हो रहा है या जो ट्रस्ट का जो खाते का जो संचालन कर रहा है उसके द्वारा जो चेक से आहरण किया जा रहा है वो गलत है, तो और बैंक इस चीज को यदि साबित कर दे तो बैंक उस खाते चेक के भुगतान को रोक सकता है। जब यदि ग्राहक किसी ट्रस्ट खाते का संचालन करता है और उसे ये आभास हो जाता है, यानी बैंक को ये आभास हो जाता है कि ट्रस्ट के जमा धन का दुरुपयोग हो रहा है, तो बैंकर को ऐसे खातों पर जारी संचालकों के चेक जारी को मना करने का अधिकार है, बशर्ते कि बैंकर यह साबित कर सके कि संचालक ट्रस्ट भंग कर रहा था, मतलब कि वो ये साबित कर दे कि ट्रस्ट के खाते के दुरुपयोग किया जा रहा था, इसलिए उसने चेक के भुगतान को रोका है। नेक्स्ट है आपका दोषयुक्त स्वामित्व। दोषयुक्त स्वामित्व यानी जो
चेक प्रस्तुत करने वाला है उसका जो स्वामित्व है वह दोषयुक्त है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई चेक चोरी का है और बैंक को ये पता चल जाए कि जो चेक को प्रस्तुत करने वाला है भुगतान के लिए उसका स्वामित्व दोषयुक्त है, यानी उसने ये चेक कहीं से चोरी का प्राप्त किया है, तो बैंक ऐसे चेकों के भुगतान के लिए भी मना कर सकता है। यदि बैंकर को ये जानकारी मिल जाए कि ग्राहक के खाते में भुगतान के लिए जारी चेक प्रस्तुत करने वाले का स्वामित्व दोषयुक्त है, तो बैंक ऐसे चेकों को रोकने और भुगतान करने के लिए मना करने का अधिकारी है। इसमें आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक्स नाम का एक व्यक्ति बैंक के ग्राहक राम के घर से 5,000 रुपये का वाहक चेक चुरा लेता। वाहक चेक वह चेक होता है जिसका भुगतान, जिसके पास वो चेक होता है जो उसे प्रस्तुत करता है, उसे उस चेक का भुगतान कर दिया जाता है और बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत करता है। अगर बैंक को चेक चोरी से प्राप्त होने की सूचना अथवा जानकारी मिल जाती है तो प्रस्तुत करने वाले का स्वामित्व दोषयुक्त होने पर बैंक इस आधार पर चेक का भुगतान करने के लिए मना कर सकता है। नेक्स्ट है आपका विनिमय साध्य विलेख का भूल से भुगतान। यदि किसी विनिमय साध्य विलेख यानी जैसे चेक की जो का भुगतान गलती से किसी दूसरे व्यक्ति को कर दिया गया है तो उस परिस्थिति में बैंक उस राशि को वसूल करने का अधिकारी होता है या नहीं होता है, या क्या क्या परिस्थितियां होती हैं उसका अध्ययन हम इसमें करेंगे। तो जब किसी विनिमय साध्य विलेख, चेक या बिल का बैंक द्वारा भूल से गलत भुगतान कर दिया जाता है और बैंक द्वारा गलत भुगतान की राशि को वसूल करने का अधिकार निम्नलिखित परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे फर्स्ट है, बैंक द्वारा भूल से किए गए भुगतान को बैंक वसूल कर सकता है। कब वसूल कर सकता है? भूल तथ्य की हो, कानून की नहीं। जब बैंक द्वारा चेक के भुगतान में तथ्य की भूल की गई हो तो बैंक भूल से चुकाई गई रकम प्राप्तकर्ता से वसूल करने का अधिकारी है। यानी कोई कानूनन गलती नहीं हुई है, केवल तथ्यों की गलती के कारण यदि किसी गलत व्यक्ति के पक्ष में भुगतान कर दिया गया है तो बैंक उस राशि को वसूल करने का अधिकारी है। उदाहरण दिया गया है कि चेक का भुगतान एक्स को करना था किंतु गलती से वाई को कर दिया गया, तो वाई को प्रदत्त राशि की वापसी के लिए वह बाध्य कर सकता है। तो ये गलती किसकी थी? तथ्यों की थी, कानून की नहीं। किंतु यदि गलती कानून की होती है तो बैंक भूल से चुकाई गई रकम को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है। इसमें यहाँ आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। होल्ट वर्सेस मरखम विवाद में युद्धकालीन नियमों का बैंक द्वारा गलत अर्थ लगाकर, बैंक ने क्या करा, जो नियम प्रस्तुत किए थे उनका गलत अर्थ इंटरप्रेट करके वायुसेना अधिकारी के खाते में अधिक राशि जमा कर दी गई। यह कानून की भूल थी, तथ्यों की भूल नहीं थी। अतः न्यायालय ने क्या निर्णय दिया कि बैंक द्वारा गलत भुगतान की राशि वायुसेना अधिकारी से वापस वसूल नहीं की जा सकती क्योंकि वह निर्दोष है। नेक्स्ट है आपका, जब भूल बैंक और लेनदार के बीच हो, ग्राहक और बैंकर के बीच नहीं हो। इस पॉइंट को आप समझिए, जब भूल बैंक और लेनदार के बीच हो, यानी जो प्राप्तकर्ता है और बैंक के बीच है, ग्राहक यानी जो चेक जारी कर रहा है, ग्राहक और बैंकर के बीच कोई गलती नहीं हो, भूल बैंक और लेनदार के बीच हुई हो। जैसे गलती से किए गए भुगतान को प्रापक से वापस लेने का अधिकारी है। उदाहरणतः बैंक ने चेक का भुगतान करते समय लेनदार को चेक की राशि 5,000 के बदले 6,000 रुपये चुका दिए, तो ये भूल बैंक और लेनदार के बीच हुई है। तो ग्राहक और बैंक के बीच में नहीं, ग्राहक से आशय, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाती हूँ। ए है, बी है और एक बैंक है आपका SBI। ए ने बी को चेक दिया 5,000 रुपये का, ए ने बी को चेक दिया, यानी यहाँ ए का खाता SBI में है, तो यहाँ ए है आपका ग्राहक, बी है लेनदार और SBI। तो अब ग्राहक ने तो 5,000 रुपये का चेक बी को दे दिया, तो अब यहाँ क्या है, ग्राहक और बैंक के बीच में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं हुई है। बैंक ने क्या करा, गलती से 5,000 की जगह 6,000 रुपये का भुगतान कर दिया। यानी लेनदार और बैंक के बीच में यदि गलती हुई तो बैंक उस भुगतान को वापस प्राप्त करने का अधिकारी है। किंतु यदि चेक भुगतान में गलती ग्राहक और बैंक के बीच हो, उदाहरणतः ग्राहक के खाते में बैलेंस नहीं होने पर भी बैंक ने चेक का भुगतान कर दिया हो, तो इसमें प्रापक का कोई दोष नहीं है, बैंक प्रापक से भुगतान वापसी का अधिकारी नहीं है। एक केस दिया गया है आपको, चैम्बर वर्सेस मिलर विवाद 1862 में न्यायालय ने निर्णय दिया कि
आप इसलिए राशि वापस प्राप्त नहीं कर सकते कि आपने ऐसे तथ्य की जानकारी न होने से भुगतान कर दिया जिसकी जानकारी यदि होती तो आप भुगतान नहीं करते। विशेषतः तथ्य ऐसा हो जिससे प्रापक का कोई संबंध भी न हो। यानी गलती किसके बीच में हुई? ग्राहक और बैंक के बीच में। बैंकर को ये जानकारी नहीं थी कि ग्राहक के खाते में पर्याप्त राशि है या नहीं, और बैंक ने जारी कर दिया भुगतान, तो बैंक उस भुगतान को प्रापक से वापस प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। नेक्स्ट है जब लेनदार निर्दोष न हो। यदि लेनदार ने बैंक से चेक का भुगतान लेते समय 5,000 रुपये के चेक के बदले में यह जानते हुए भी कि केवल चेक 5,000 का है और उसे गलती से 6,000 रुपये का भुगतान कर रहा है और वह ले लेता है, तो ऐसी अवस्था में लेनदार निर्दोष नहीं है। वह जानते हुए भी कि वह ज़्यादा राशि ले रहा है, बैंक उसको राशि वापसी के लिए बाध्य कर सकता है। परिस्थितियां जिसमें बैंक भूल से भुगतान की गई राशि वसूल नहीं कर सकता। अभी हमने जिन परिस्थितियों का अध्ययन किया था उसमें बैंक अपने द्वारा भुगतान की गई राशि को पुनः वसूल कर सकता है, लेकिन निम्नलिखित परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें बैंक भुगतान करने के बाद राशि को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है। फर्स्ट है जब भुगतान प्राप्त करने के बाद लेनदार की स्थिति में परिवर्तन हो जाए। अब यहाँ आपको एक उदाहरण दिया गया है। स्काई रिंग वर्सेस ग्रीनवुड विवाद में बैंक वादी के खाते में जो एक सेना अधिकारी था उसके वेतन में अधिक राशि गलती से जमा करता रहा और अधिकारी को इस बात की जानकारी नहीं। अधिकारी ने ये सोचा कि उसकी वेतन वृद्धि हो गई है इसलिए वह अधिक राशि उसके खाते में जमा हो रही है और उसने अधिक खर्चा किया। तो अब बैंक इस राशि को वापस वसूल करने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो लेनदार है वह निर्दोष है। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि जो उसके खाते में राशि जमा हो रही है अधिक, वह उसने क्या अनुमान लगाया कि जो वेतन वृद्धि के कारण उसके खाते में अधिक राशि जमा हो रही है। तो न्यायालय ने इस निर्णय में क्या तर्क दिया है कि बैंक को रकम वसूल करने का अधिकारी नहीं है। क्योंकि अधिकारी ने सोचा कि उसकी वेतन वृद्धि हो गई है, इसी आशा से वह अधिक खर्च करता रहा और इस भूल का एहसास होने पर ग्रीनवुड को बैंक ने अतिरिक्त भुगतान वापस लौटाने को कहा। तो न्यायालय ने क्या कहा? बैंक द्वारा अधिक राशि उसके खाते में जमा करने से उसकी मानसिक स्थिति बदल गई और वह अधिक खर्चा करता रहा। तो न्यायालय ने उसके तर्क को उचित ठहराया और बैंक को रकम वसूल करने के अधिकार से वंचित कर दिया। नेक्स्ट है जब विनिमय साध्य विलेय का यथाविधि भुगतान किया गया हो। बैंक ने विनिमय साध्य विलेय का यथाविधि भुगतान किया है तो बैंक भूल से किए गए भुगतान को वसूलने का अधिकारी नहीं है। इसमें एक आपको केस दिया गया है। कोफ वर्सेस मास्टरमैन विवाद में न्यायालय का निर्णय इसी प्रकार का था कि यदि यथाविधि भुगतान किया गया है तो बैंक उस भुगतान की पुनः वसूली नहीं कर सकता है, किंतु यदि भुगतान प्राप्तकर्ता को विनिमय साध्य, जो भुगतान प्राप्त कर रहा है रिसीवर है, उसे विनिमय साध्य विलेय के पृष्ठांकन में की गई जालसाजी की जानकारी थी, उसके बाद भी वह भुगतान प्राप्त करता है, तो ऐसा भुगतान यथाविधि न होने से बैंक भूल से किए गए भुगतान को वसूल करने का अधिकारी है। तो ये कुछ परिस्थितियां थी जिनमें बैंक भूल से किए गए भुगतान को वसूल कर सकता था और कुछ परिस्थितियां जिसमें बैंक गलती से या भूल से किए गए भुगतान को वसूल करने का अधिकारी नहीं है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैंक द्वारा ग्राहक के भुगतानों का नियोजन, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स ऑफ कस्टमर। अब जब बैंक बैंक से विभिन्न प्रकार के ऋण लेता है। अब फॉर एग्जांपल किसी ग्राहक ने बैंक से 2 या 3 प्रकार के ऋण ले रखे हैं, 2 या 3 ऋण ले रखे हैं। अब बैंक उन ऋणों के भुगतान के संबंध में चेक जारी करता है, तो उस चेक को किस ऋण के भुगतान में समायोजित किया जाए। तो इसके संदर्भ में जो हमारा भारतीय अनुबंध अधिनियम है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसकी धारा 59, 60 तथा 61 के अनुसार भुगतानों का नियोजन किया जाना अपेक्षित है। उसमें आपको अलग अलग प्रकार दिए गए हैं, प्रावधान है। फर्स्ट है जैसे समय के क्रम में भुगतानों का नियोजन। ग्राहक द्वारा कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है तो ग्राहक द्वारा स्पष्ट निर्देश के अभाव में भुगतान समय क्रम के अनुसार शोधन में नियोजित किया जाना न्यायोचित है। इसमें प्रथम जमा का सिद्धांत मान्य होता है, यानी जो ऋण आपने सर्वप्रथम लिया है सबसे पहले उसी के भुगतान में उस चेक को समायोजित किया जाएगा या उस भुगतान को समायोजित किया गया। नेक्स्ट है ग्राहक के स्पष्ट आदेशानुसार नियोजन। यदि ग्राहक ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि इस भुगतान के लिए चेक जारी किया जा रहा है, इस ऋण के भुगतान के लिए, तो फिर उस चेक को उसी ऋण के भुगतान से समायोजित किया जाएगा। बैंक को भुगतान देते
समय अगर यह ग्राहक ये स्पष्ट कर देता है कि किया गया भुगतान अमुक ऋण के शोधन में समायोजन किया जाए तो बैंक को उसी ऋण के भुगतान में समायोजन का कानूनी दायित्व है। अगर वह दूसरे ऋण के शोधन में प्रयोग करता है तो वो भुगतान के दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट है आपका स्पष्ट या गर्भित सूचना के अभाव में बैंक भुगतान का नियोजन अपनी इच्छा से करने को स्वतंत्र है। यानी यदि कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए हैं तो भुगतान को किस ऋण के शोधन के लिए माना जाए अथवा परिस्थितियां स्पष्ट नहीं है तो उक्त राशि का नियोजन किस ऋण के भुगतान में किया जाए तो बैंक इस राशि को किसी भी वैध ऋण राशि के शोधन की छूट का अधिकार है। बैंक ऐसे भुगतान को समय सीमा पार नियम लॉ ऑफ लिमिटेशन के द्वारा भुगतान अयोग्य ऋण के शोधन में भी काम ले सकता है। इसमें एक केस है साइमन वर्सेस इगाम विवाद में बैंक न्यायालय ने निर्णय दिया था कि जब बैंक ऋणी को नियोजन की यह सूचना देता है तो बैंक का निर्णय अपरिवर्तनीय है। नेक्स्ट है चेक का चिन्हांकन, मार्किंग ऑफ चेक क्या होता है। यदि जो चेक का प्रापक है यानी जो रिसीवर है चेक के भुगतान के बारे में संदेह है कि मतलब भुगतान प्राप्त होगा या नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में चेक का जो आहर्ता होता है ड्रॉवर चेक के प्रापक को चेक के भुगतान के प्रति आश्वस्त करने हेतु यानी आपको किसी ने कोई चेक दिया और आपको संदेह है कि उस चेक का भुगतान मुझे प्राप्त होगा या नहीं होगा तो जो ड्रॉवर का खाता जिसने आपको चेक दिया है चेक जारी करने वाला आहर्ता या ड्रॉवर उसके बैंक से वो क्या कराएगा उस चेक को मार्क करवा देगा। अपने बैंक के किसी अधिकृत अधिकारी से चेक के किसी कोने पर भुगतान के लिए श्रेष्ठ अथवा श्रेष्ठ शब्द लिखाकर अधिकारी के हस्ताक्षर लगाकर तारीख लगवाकर चेक प्रापक को दे देता है। बैंक द्वारा चेक पर भुगतान के लिए श्रेष्ठ अथवा श्रेष्ठ लिखना ही चेक का चिन्हांकन कहलाता है। ये आपसे अलग से पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय मार्किंग ऑफ चेक। तो यदि चेक के प्रापक को चेक के भुगतान के संदर्भ में यदि संदेह है तो ड्रॉवर द्वारा चेक के भुगतान के प्रति आश्वस्त करने हेतु वह अपने बैंक के अधिकारी से किसी कोने पर भुगतान के लिए श्रेष्ठ या श्रेष्ठ शब्द लिखवाकर अधिकारी के हस्ताक्षर और तारीख लगाकर यदि वह प्रापक को दे देता है तो वह आपका भुगतान के लिए श्रेष्ठ लिखना ही चेक का चिन्हांकन कहलाता है। चेक का चिन्हांकन न तो चेक की स्वीकृति दर्शाती है न भुगतान की गारंटी। यह केवल इस बात का प्रमाण है कि उस दिन हर्ता के खाते में चेक में लिखी राशि जमा थी। तो इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।